बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 3 दिसंबर है और मंगल का दिन है। अहम तरीन खबरें नाज़रीन कराम आपके साथ शेयर करने के लिए। डी चौक वाला मामला ठंडा ही नहीं हो रहा है। इस मामले के ऊपर आग लगी हुई है हर तरफ, पार्टी के अंदर यानी कि पीटीआई के अंदर भी, पीटीआई के बाहर भी, मुल्क के अहम तरीन सियासी जमातों के अंदर भी। यह मामला बड़े बड़े इदारों के अंदर भी डिस्कस हो रहा है और वहां पर भी इस मामले के अंदर चीजें ठंडी नहीं हो पा रही हैं। तो इस मामले में एक अहम ऑडियो लीक हुई है। दो अहम शख्सियात, दोनों ही बड़ी मोतबर बड़ी शख्सियात, और इन दोनों के दरमियान ये ऑडियो लीक हुई जिसके अंदर डी चौक में जो बंदे मरे हैं उनके ऊपर पहला फड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अंदर जो फिगर्स दिए गए हैं बंदों के, वो भी बड़े हैरान कुन, अफसोसनाक और परेशान कुन है अगर यही हकीकत है तो। बहरहाल ये फड्डा नाज़रीन हो गया है जिसके अंदर गंदी गालियां दी गई हैं। ये क्या कहानी है, किस किस की ये ऑडियो लीक हुई और उसमें क्या कहा गया, इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2, नाज़रीन कराम, बुशरा बीबी आज मंजर आम पर आई हैं। बुशरा बीबी हाई कोर्ट में गई। बुशरा बीबी के हवाले से कुछ चीजें भी अब पता चल रही हैं और बुशरा बीबी सच्ची निकली हैं। मजे की बात यह है, रात गए उनके हाथ में एक बड़ी गवाही आई। बैरिस्टर अली जफर जो इमरान खान से मिलकर आए, उन्होंने कहा कि डी चौक ही जाने का इरादा था और इमरान खान ने तो बुशरा बीबी की तारीफ की है। तो ये तो पूरा मामला ही उलट निकला है नाज़रीन कराम। ये तो पूरे जो पीटीआई के तमाम बड़े रहनुमा हमें कहानी सुनाते रहे, ये तो पूरा मामला ही उससे उलट निकला है। तो फिर क्या इसके अंदर भी सच्चाई है कि बुशरा बीबी डी चौक से वापस नहीं जाना चाहती थी? क्या इसके अंदर भी सच्चाई है कि बुशरा बीबी को जबरदस्ती खामोश करवाया गया? क्या इसके अंदर भी सच्चाई है कि यह सच बताने के ऊपर ही जो मिसाल यूसुफजई हैं, जो बीबी की तर्जुमान हैं, उन्हें हुकूमती तर्जुमान के ओहदे से हटाया गया, उन्हें केपीके की तर्जुमान से हटाया गया? ये क्या मामला है? इसके अंदर भी कुछ अहम तरीन चीजें हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये आमने सामने आ चुके हैं। एक यही डी चौक वाले मामले पे, एक वो जो फड्डा हुआ और वो ऑडियो है, वो अलग मामला है। एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ये भी डी चौक वाले मामले पे आमने सामने आ चुके हैं, ये अलग मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आर्मी चीफ ने अहम अगले मोर्चों का दौरा किया और उनने अहम बयान दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज लापता अफराद के केस के अंदर बड़ा ही एक जबरदस्त सिचुएशन बनी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहां पर आज मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला सुना दिया गया उन 3 हलकों के बारे में जो 3 हलके तारिक महमूद जहांगीरी के पास थे और इन 3 हलकों में सबसे पहला फैसला आना था, वो भी नाज़रीन कराम आज फैसला सुना दिया गया है। तो कुल मिला के खबरों से भरा हुआ दिन है। आगाज ही बड़ा ही तगड़ा और भरा यानी कि खबरों से भरपूर हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन तमाम खबरों की तफसीलात आपके सामने रख सकूं। शुरू में सिर्फ एक दरखास्त के साथ कि नाज़रीन कराम, जरूरत इस अमर की है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं बार बार आपको बताता हूं कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है। एक ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि लोगों तक खबर पहुंच ही ना सके, चैनल की रीच ही इतना ना हो। और ये फायरवॉल है या आई डोंट नो, इन टीमें बैठाई हुई हैं व्हाट्सएवर, लेकिन इसका तोड़ हल आपके पास है। शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब भी करें। अच्छा नाज़रीन कराम, शुरू करते हैं। सबसे पहला फड्डा और बड़ा फड्डा नाज़रीन कराम, इस पूरे मामले के अंदर जो शख्स सबसे ज्यादा रेलिवेंट है उसका नाम है अली अमीन गंडापुर। अब अली अमीन गंडापुर वहां से वापस कैसे आए, इसके ऊपर पार्टी के अंदर चहमगोइयां हो रही हैं और हर जगह हो रही हैं। यानी कि पार्टी के अंदर बात, इसके अंदर कोई मायूब बात नहीं है। कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन जो हलाकतें हुई, जो शहादतें हुई, इन शहादतों के जिम्मेदार जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं। तो कहीं इस तरह की एक बात हो गई होगी पार्टी के अंदर। तो महर शराफत साहब, आपको पता है नाज़रीन कराम, ये महर शराफत जिन्होंने मरियम नवाज को फॉर्म 45 के ऊपर हराया हुआ है, मैं उस महर शराफत की बात करूं। तो महर शराफत भी आपको पता है अपना लेके पहुंचे हुए थे लोग केपीके के अंदर। तो कोई बात ऐसी हो गई तो अली अमीन गंडापुर साहब ने महर शराफत को फोन किया और वो आपस में डी चौक वाले मामले के ऊपर एक बड़ा गंदी गालियों का तबादला हुआ है। मैं जरा चाहता हूं कि वो पहले 30-35 सेकंड की वो ऑडियो आप सुने, उसका बैकग्राउंड क्या है, फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सुनिए जरा ये क्या गुफ्तगू हो रही है। आप पहले वीडियो देख लें, आप वीडियो देख लें, बेहतर होता है। माँ की बारात थी, तेरी बहन की बारात थी। ये महर शराफत और अली अमीन गंडापुर कि तू कहता मैं बुजिल हूं और तू बहुत बहादुर है, इसके पीछे तू बात कर लो। तू इंसान अली भाई मैं जुड़ूंगा बच्चे से मारना फिर मैनू फायर मार दी यार, तू मैनू फायर मार लवी अगे जेड़ा तू फायर मारिया मैनू मार नहीं। तू तेरे जैसे बंदे को फायर नहीं मारते। 500 बंदा मरवा के आ गया, तेनू शर्म नहीं आई? तू मैनू गल्लां सुनांदे हैं। उथे मारदा ना फायर, उन्हां नू क्यों नहीं मारे?
तो ये अब कहानी नाज़रीन किराम बड़ी अफसोसनाक भी है, दिलचस्प भी है, और ये चीज़ ये दिखाती है, ये समझाती है कि पीटीआई के अंदर भी एक बगावत का सा माहौल है। लोगों का ख्याल है कि वो जो शहादतें वहां पर हुई उनके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब का कोई ना कोई किरदार, अली अमीन गंडापुर साहब इस चीज़ को बेहतर मैनेज कर सकते थे, इस चीज़ को बेहतरी तरीके से डील किया जा सकता था। अली अमीन गंडापुर साहब शायद उस पूरे मामले को बेहतर तरीके से डील नहीं कर पाए हैं, उस चीज़ को बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया गया। इसी तरह का एक मामला नाज़रीन किराम बुशरा बेगम के बारे में भी है। बुशरा बेगम के बारे में भी ख्याल ये है कि वो जो है उनको जो है वो जानबूझ कर लेके आया गया मनचेहरा। बुशरा बीबी डी चौक से नहीं हटना चाहती थी। एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि अगर कोई पीटीआई का लीडर वहां पे खड़ा रहता तो लोगों के अंदर हौसला रहता, और अगर पीटीआई का कोई लीडर यानी डी चौक से वापस आ जाते, पीछे आके पड़ाव डाल लेते, खड़े हो जाते, ऑब्वियसली गोलियां लगने पर एहतजाज करते, कोई उनके सामने खड़ा हो जाता, और वज़ीर आला पे गोली चलाना आसान काम नहीं होता है, तो लोगों का हौसला जवान रहता, और वो जो एक तहरीक पैदा होती लोगों के अंदर। जाहिर बात है जब 10-12 लोग आपके सामने लाशें पड़ी हों, या चलें इससे ज्यादा जितने वो लोगों की बात कर रहे हैं इससे ज्यादा पड़ी हो, तो लोगों के अंदर जोश जज्बा एक अलग होता है। पीटीआई के लोग वहां पे खड़े नहीं रहे। बुशरा बेगम के ऊपर भी बड़े सारे सवाल आते हैं कि वो वापस, अब पता ये चला नाज़रीन किराम, अब चूंकि इस बात से ये पता चल रहा है कि कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट है, कोई गड़बड़ तो है, ये जो सारी कहानी पता चल रही है। तो नाज़रीन किराम उसके बाद पता ये चला, मिशाल यूसुफजई साहबा ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी अपनी मर्जी से वापस नहीं गई, वो तो वहां पर डी चौक पे रहना चाहती थी। उसके बाद क्या हुआ, मिशाल यूसुफजई के पास जो हुकूमती जिम्मेदारियां थी उनको उनसे सुब्कदोश कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बुशरा बीबी की तर्जुमानी कर रहा है तो उसको केपीके हुकूमत के अंदर प्राइस पे करनी पड़ेगी ना, दिस इज द रियलिटी। तो फिर क्या बुशरा बीबी के बारे में क्या छुपाया जा रहा है? क्योंकि एक खबर तो यह भी है कि बुशरा बीबी को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर डाला गया। वो 2-3 जगहों पर रुकी, वो बाहर जाना चाहती थी, वो बताना चाहती थी, वो रौला डालना चाहती थी, और वो कहती थी कि मुझे वापस जाना है, मुझे डी चौक जो है ना वो पहुंचना है। अब इन्होंने क्या किया नाज़रीन किराम, एक पूरी कहानी को देखें तो आपको नजर आएगा कि बुशरा बीबी को विलन बना के पेश किया गया। यानी गवर्नमेंट साइड भी वही बात कर रही थी, और यहां पर हुकूमती यानी कि पीटीआई के हुकूमती तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने नेशनल टेलीविजन पर बैठकर यह कह दिया कि वहां पर डी चौक लेके जाने में तो सिर्फ बुशरा बीबी थी, हम तो इमरान खान तो संजानी की बात कर रहे थे। और रात फिर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब ने इस बारे के अंदर तिया पांचा इसका किया, और ये बात वैसे कहने में भी हौसला पैदा होना चाहिए, क्योंकि हम तो इससे पहले कहानी सुन रहे थे तो अली जफर साहब ने यह बताया कि इमरान खान तो बुशरा बीबी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं वो तो बड़ी बहादुरी से लेके गए डी चौक, हमने डी चौक ही जाना था। इससे पहले यह भी कंफ्यूजन फैलाई गई, इमरान खान कह रहे थे कि पता नहीं संजानी, हाँ संजानी चले जाते, डी चौक चले जाते, एक ही बात है। बैरिस्टर गौर साहब ने भी यह बात की, लेकिन बैरिस्टर अली जफर साहब ये बता रहे हैं कि ओ भाई संजानी की तो बात ही नहीं थी, जाना ही डी चौक था। और फिर इमरान खान ने यह भी बात की, और ये ऑन रिकॉर्ड बैरिस्टर सैयद अली जफर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जगह पे जाने का मतलब था गवर्नमेंट के ट्रैप में आना। अच्छा किया बुशरा बीबी ट्रैप में नहीं आई। अब अगर बुशरा बीबी ट्रैप में नहीं आई है और बुशरा बीबी ने अच्छा किया है, तो मैं एक चीज जानने के लिए बड़ा ही जो है ना वो इसके अंदर दिलचस्पी रख रहा हूं। मुझे फिर एक चीज समझ नहीं आ रही है कि बुशरा बीबी को फिर विलन क्यों बनाया जा रहा है? बुशरा बीबी को विलन बनाने वाले लोग कौन है? फिर जो लोग बुशरा बीबी को विलन बना रहे हैं एक्चुअली नाज़रीन किराम फिर वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए मैं किसी को गद्दार नहीं कहता, मैं कहता हूँ सारे इमरान खान के साथ सिंसियर होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। जब आप गवर्नमेंट के अंदर होते हैं तो फिर आपको पता है ऑब्वियसली, लेकिन ये ना कहिए कि बुशरा बीबी इमरान खान के साथ सिंसियर नहीं है, यानी कि फिर आपका और फैसल वावडा का मौक़िफ़ तो एक जैसा हो जाएगा। मैं को बुशरा बीबी का सियासत में किरदार का हामी नहीं हूं, मैं को बुशरा बीबी का बहुत बड़ा फैन भी नहीं हूं, मैं उनको माजी के अंदर उन पे क्रिटिसिज्म भी करता रहा हूं, लेकिन इस मामले में नाज़रीन किराम बुशरा बीबी ठीक नजर आती है। इस यहां पे नजर आता है कि बुशरा बीबी ना होती तो ये वहां तक क्या संजानी तक भी ना पहुंचते, ये तो पिजई लम्बे पे आके वापस आ जाते। कहने का मतलब ये है वो फिर चाय कॉफी पीने के लिए चले जाते जैसे पिछली दफा चले गए थे। तो अब सारी बातें खुल रही हैं, सारी चीजें खुल रही हैं, खुलाकर सामने आ रही हैं। अंदाजा हो रहा है कि मामलात उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा नाज़रीन किराम, एक तरफ तो यह है कि यहां पीटीआई के अंदर एक फड्डा है, पीटीआई के अंदर एक बगावत सा माहौल बना हुआ है, तो दूसरे पासे भी काम में इस तरह ही है, यानी कि गवर्नमेंट और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान
माफ़ कीजिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, उम्मीद है आपको आवाज़ ठीक आ रही होगी। लेकिन गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी कुछ इसी तरह का माहौल बना हुआ है। पहले आपको पता है कि बारहा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात की गई, मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा, तो फैसल वावडा साहब ने कहा आप रियासत की बात ना कीजिए, आप हुकूमत की बात कीजिए। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती, वैसे इस्टेब्लिशमेंट को रियासत समझा जाता है ठीक है, चले सही है। मैंने तो खैर रियासत की, मैंने जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े, यानी उसके ऊपर हमने जितने भी कोर्सेज किए, मुझे तो रियासत की डेफिनेशन का कुछ और पता था। लेकिन हमारे यहाँ हुकूमत भी रियासत, देखिए हुकूमत रियासत का हिस्सा होती है, लेकिन फैसल वावडा जैसे लोग जब इधर करते हैं, और इस तरह के अपने इस तरह के भोंपू हैं ना, इस तरह के भोंपू के बारे में आज वैसे जनरल खालिद लोधी साहब ने बड़ी ही मज़ेदार बात की है। जनरल खालिद लोधी साहब ने, ये मेरे सामने खुला हुआ है, जनरल खालिद लोधी साहब ने कहा है मैं DGISPR से और फौज से गुजारिश करना चाहता हूँ। वो क्या गुजारिश करना चाहते हैं? वो कहते हैं जी मेरी आर्मी चीफ और DGISPR से दरखास्त है कि मुनीफ फारूक जैसे लोगों का मुंह बंद करें, ये आपके लिए जहर कातिल साबित हो रहे हैं। तो इसी तरह से फैसल वावडा जैसे बंदों का भी मुंह आपको बंद करना पड़ेगा। लेकिन खैर फैसल वावडा साहब कहते हैं, उन्होंने रोका मुसद्दिक मलिक को कि आप रियासत की बात ना कीजिए। इसी तरह से नाज़रीन किराम कल रात मालिक के प्रोग्राम में बैठे हुए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बुशरा बीबी के जवाबात तो इदारों ने देने हैं। तो मालिक साहब ने आगे से कहा कि इदारे हैं, इदारों ने, आप उनके अंडर हैं, ये वो आपके अंडर हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने हंस के कहा ये तो ओपन फैक्ट है, उस सवाल के अंदर जवाब देना चाहिए जिसके अंदर चीज़ें कन्फ्यूजन में हो। ये तो सबको पता है कि कौन किसके अंडर है। तो लिहाजा राना सनाउल्लाह साहब और मुसद्दिक मलिक साहब और फैसल वावडा साहब, ये इन सब की आप कहानी देखिए तो आपको नज़र आता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस पूरे मामले से पीछे हटती हुई नज़र आ रही है, और वो नहीं चाहते कि इस मामले के अंदर वो पढ़ें और चीज़ों को जो है ना वो इस नहज पे जाना पड़े। मैं नाज़रीन किराम आपको बता दूं, इस वक्त इनके दरमियान भी फटा जारी है, उधर भी फटा जारी है, और हालात कुछ सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के भी अच्छे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की खबर सुन लीजिए। अब मैं आपको ये बताता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट जिसकी बड़ी धाक हुआ करती थी और पता नहीं क्या क्या हम जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुना करते थे, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक सेशन कोर्ट जितनी रह गई है। तो आज एक अहम तरीन केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये था लापता अफराद के बारे में, ठीक है। और एजाज असद साहब की जो है ना वो ये जबरी गुमशुदगियों की दरखास्त थी, जिसके ऊपर लतीफ़ खोसा साहब बतौर वकील जो है वो पेश हुए। तो एतजाज असद साहब की सियासी बुनियाद पर जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में ID बेंच में समाअत की। अदालत ने लापता अफराद पर तमाम मुतल्लिका अदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। एतजाज असद की जानिब से लतीफ़ खोसा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। अब जरा कहानी सुनते जाइएगा, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की कहानी सुना रहा हूँ, ये आईनी बेंच है। तो उन्होंने कहा जी खोसा साहब, आपके तहरीक इंसाफ के लोग भी उठाए गए हैं। जस्टिस मुसर्रत अलाली, लतीफ़ खोसा ने कहा जी बिल्कुल। तो क्या उन्होंने आकर बताया कि उन्हें कौन उठाकर ले गया? मुसर्रत अलाली ने कहा। तो लतीफ़ खोसा ने कहा जो उठाए गए उनके बच्चों को भी उठा लिया जाएगा। तो फिर मुसर्रत अलाली ने कहा आप अपने आप को मजबूत करें तो कौन उठाएगा? कि सीमेंट दे मर जाइए और यार लकड़ दे मर जाइए, कैसे मजबूत करें? यानी कि उठाने वालों को आके मैं कहूं मेरे पांव बहुत मजबूत हैं, मेरे सीमेंट के पांव हैं। यार ये ऐसी बोंगियां मारी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माजरत के साथ ऐसी बोंगियां मारी जा रही हैं कि खुदा की पनाह, माफ कीजिएगा मुझे गुस्सा आ गया इस बात के ऊपर। आप दे तो नहीं सकते प्रोटेक्ट। तो उसके ऊपर लतीफ़ खोसा ने कहा कि माजरत के साथ ये हमारा मुल्क एक डीप स्टेट बन चुका है। तो जिसके ऊपर जमाल मंदुखेल साहब ने कहा सियासी बात ना करें, अपना पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं, उसमें मसले को हल करें ना मजबूत अपने आप को, करें ना जनाब मंदुखेल साहब, करो अपनी लत्ता सीमेंट दियां तुसी भी करो, लक्कड़ दे बनो तुसी भी। मोहतरमा मुसर्रत अलाली साहब भी बनवाओ, ठीक है, उन्होंने भी थोड़ा जा मजबूत करो। उन्होंने की हो गया यार, मजबूत करो अपने आप नू, जो मजबूत करोगे तो की होएगा। तो कहने का मतलब है ये सारी की सारी नाज़रीन किराम कहानियां हैं। तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बारे में मैं आपको बता दूं, आर्मी चीफ साहब ने भी दौरा किया है। उन्होंने भी कहा कि हर साजिश से निपटेंगे, हर साजिश का जवाब देंगे, और उन्होंने नारोवाल और सियालकोट के इलाका दौरा किया। इस बारे में मैंने थोड़ी सी और भी बात करनी थी, लेकिन चूंकि इसके ऊपर हम काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वाले चैप्टर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसके ऊपर मजीद बात नहीं करेंगे क्योंकि वक्त थोड़ा। मैं इलेक्शन कमीशन की सीधी सीधी खबर आपको बता देता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद के 3 हल्कों से नून लीगों के उम्मीदवारों की दरखास्तें
मंजूर। दरखास्त क्या थी कि भाई तारिक जहांगीर इन्हों तब्दील कर दो, ये सानू लै दे जाएगा जे। तारिक जहांगीरी साहब इन तीनों को फारिग करने वाले थे, वो पूरी एक बात सच साबित हो जानी थी, लेकिन आमिर फारूक साहब कंधा देने के लिए पहुंच गए और आमिर फारूक साहब ने कंधा दे के आज इस मामले को यहाँ तक ले आए हैं। और ये देखिए कि नून लीग की दरखास्त मंजूर होगी और अब जो जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं वो उस केस को नहीं सुनेंगे। मुबारक हो जी नून लीग को बड़ी बड़ी, और जमहूरियत वालों को मैं यही कहना चाहूँगा, लस्सी पी के सौ जाओ, होर थोड़ा कख नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।